नमस्कार, मैं ज्योति बाला। आज कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गाड़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत और बंगला अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रहा था। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के विरह से समय में ही उनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। द्विवेदी जी के सहयोग से उन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन किया। उनकी कविता जूही की कली ने काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ा। आर्थिक चिंताओं के बीच ही उनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। इस पर उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता भी लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी का देहांत सन 1961 में हो गया। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारी कविता उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विलुप्त और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पनाएं और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में धराधर का मतलब है बादल, वज्र का मतलब है कठोर भीषण। और इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं उत्साह कविता का आह्वान गीत है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो, तुम सारे गगन को घेर लो। हे बादल, बालक के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, नव जीवन देने वाले कवि के समान बादल, अपने अंदर के विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। हे बादल गरजो। इसका मतलब यह है कि
कवि बादल का आह्वान करता हुआ कहता है कि वह अपनी गर्जना से दीनहीन, शोभित और निरुत्साह लोगों में उत्साह का संचार कर दें, जिससे फिर कोई उनके शोषण का साहस ना कर सके और शोषित वर्ग युग के नवजीवन में अपना योगदान दे सके। अतः कवि कह रहा है कि बादल तुम गरजो और इस धरा को पानी से भर दो, जिससे कि सभी प्यासे जन की प्यास बुझ सके। यहाँ काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। यहाँ कवि ने बादल का सुंदर और प्रेरणादायी रूप प्रस्तुत किया है। कवि बादल का मानवीकरण करके उसकी गर्जना का वर्णन कर रहा है। भाषा उनकी परिष्कृत और तत्संप्रधान है। अलंकार हैं घेर घेर, घोर गगन तथा ललित ललित, काले घुंघराले में पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। बादल का मानवीकरण कर छायावादी शैली को प्रस्तुत किया गया है। बिकल बिकल उन्म थे, उन्म विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर निदाग का मतलब है गर्मी, सकल का मतलब है सब, सारे, उन्म का मतलब है यहाँ पर कहीं एक जगह पर स्थित ना रहना। बिकल का मतलब है व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल। अब यहाँ पर इसका भावार्थ इस प्रकार है। बादलों के छाने से पूर्व की दिशा का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। वे बड़े अनमने से थे, उनका कहीं मन नहीं लग रहा था, मन बहुत ही अस्थिर था। तभी विश्व की गर्मी को दूर करने वाले, व्याकुल लोगों के मनों को शांत कर देने वाले अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए। कवि यह प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण ये धरा तप रही है, पूरी धरती जल रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतल कर दो और ठंडी ठंडी हवाएं फैला दो। हे बादल, तुम गरजो, अपनी फुहारों से इसको ठंडा कर दो। इस तरह से यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। विकल विकल उन्म थे, उन्म को उन्माद और बेचैनी की अवस्था कहा जा सकता है। अलंकार इसमें मानवीकरण है, पुनरुक्त प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में कविता पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस कविता का भावार्थ यहीं समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली कविता है हमारी अट नहीं रही है। इस कविता में कवि फागुन की सुंदरता, उसकी मादकता को प्रकट करना चाहता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता की अनेक उपमाएं देता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन ही का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो कविता है हमारी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पर अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही है। आभा फागुन की, जो होली का महीना आता है उसे फागुन का महीना कहते हैं। तो फागुन के महीने में प्रकृति में इतना सौंदर्य हो जाता है, पेड़ों पर फूल आ जाते हैं
और टहनियाँ पत्तों से लद जाती हैं, हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं, तो मौसम बहुत ही सुहावना और सुंदर दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रकृति बहुत ही मनमोहक और सुंदर दिखाई दे रही है। तो इसकी जो आभा है, प्रकृति की जो आभा है, वो मानव के मन में समा नहीं रही है। फागुन का महीना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, जिसे हम वसंत ऋतु का महीना भी कहते हैं, और जिसमें वसंत अपने पूरे चरम पर होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में डूबते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँखें इससे हटा नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती के गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। अगला काव्यांश है हमारा, पत्तों की लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब है जगह जगह पर, शोभा श्री सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। सभी की आँखों में प्रकृति की सुंदरता समा नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नज़र आती है कि उस पर नज़र हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदरता रंग बिरंगी माला पहन रखी है। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है, मतलब सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यह प्रकृति में होने वाले बदलावों से भी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकृति की जो शोभा है वो आँखों में समा नहीं रही है, आँखें उससे हटाने को मन नहीं कर रहा है और चारों तरफ प्रकृति ने अपनी खुशबू ही फैलाई हुई है। तो इन दोनों कविताओं का अर्थ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उत्साह और अट नहीं रही है कविता पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाले संबोधन का प्रयोग किया है, क्योंकि उसका मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन लाकर जीवन की दिशा में सुधार लाने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, उत्साह और अट नहीं रही है कविता के आधार पर निराला के प्राकृतिक चित्रण की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है, उत्साह कविता में निराला एक जोशीले, गर्वीले एवं उत्साहित कवि की भांति बादलों से चारों ओर घूम घूम कर लोगों के दुखों एवं कष्टों को समाप्त करने का
आह्वान करते हैं। अट नहीं रही है कविता में उन्होंने प्रकृति के मानवीकरण द्वारा उसके सौंदर्य का मोहक चित्रण किया है। इन दोनों कविताओं में प्रकृति की कठोरता एवं कोमलता का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बतलाया है? तो इसका उत्तर यह है कि कवि ने बादलों को गर्मी से पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता प्रदान करने की आकांक्षा को पूरा करने वाला, नई कल्पना एवं नए निर्माण के लिए क्रांति को संभव बनाने वाला बताया है। इस प्रकार कवि ने बादल से प्राणियों के जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार करने के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति को नई उमंग एवं जोश से भरने की अपेक्षा की है। अगला प्रश्न है, बादल के हृदय में क्या छिपा है तथा वह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर यह है कि बादल के हृदय में उत्साह का संचार एवं अन्ययन का विध्वंस करने वाले वज्र यानी कि बिजली छिपी है, जिससे नवीन सृष्टि का सृजन किया जा सकेगा। इस प्रकार वज्र उत्साह एवं नवजीवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पट नहीं रही है पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बतलाइए। तो इसका उत्तर है, अट नहीं रही है कविता में कवि फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि सब जगह वसंत की मादकता और सुंदरता बिखरी हुई है। सब ओर रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गए हैं मानो वे फागुन के तन में समा नहीं पा रहे हैं और प्रकृति की सौंदर्यता चारों तरफ बिखरी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाले क्यों कहा है? इसका उत्तर यह है कि कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाला इसलिए कहा है क्योंकि जब बादल अपने हृदय में बिजली की चमक लिए बरसते हैं तो भयंकर गर्मी से व्याकुल प्रत्येक प्राणी प्रसन्नता का अनुभव करता है और उनमें सुख का संचार होता है और सभी को बहुत खुशी प्राप्त होती है। इसका अगला और प्रश्न है, बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? इसका उत्तर है, बादल वर्षा कर सभी को नवजीवन प्रदान करते हैं क्योंकि वे तृप्त धरती को शीतलता प्रदान कर मुरझाई एवं निष्प्राण धरती में नया जीवन भर देते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली छाने पर लोगों में नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार होता है और अन्नदाता किसान का जीवन उमंगों से भर जाता है। अगला प्रश्न है इसका, बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, बाल कल्पना से कवि का आशय यह है कि बच्चे सदैव ही प्रकृति, उन्नति और उत्साह मिश्रित सुखद भविष्य की कल्पना करने में निपुण होते हैं। वे तो बस कल्पना के पंख लगाकर सारे संसार की सुख संपदा को अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं। कवि बाल कल्पना का उल्लेख कर यही कहना चाहता है कि दीनहीन निराश लोगों के मन में उन्नति और विकास को प्राप्त करने की बच्चों के समान कल्पना जागृत हो। अगला प्रश्न है हमारा कि नभ में कौन उड़ना चाहता है? इसका उत्तर यह है कि फागुन में मदमस्त बना देने वाली बसंती वातावरण से उल्लासित कवि सहित संपूर्ण मानव समाज नभ में उड़ जाना चाहता है क्योंकि प्रकृति की सुंदरता
चारों तरफ फैली हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्साह कविता में कवि ने बादल के रूप में क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर यह है कि उत्साह आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल कविता निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के पल्लवन के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न यह है कि कवि ने बादल को क्या क्या कहा है और क्यों? इसका उत्तर यह है कि कवि ने बादल को बच्चों की अनंत कल्पना के विस्तार वाले, घने बाल वाले, नव जीवन देने वाले, कवि के समान अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन इत्यादि कहा है। बादलों में बच्चे अपनी कल्पना के अनुसार नई नई आकृतियाँ बनाते और बिगाड़ते दिखते हैं, इसलिए उन्हें बाल कल्पना का विस्तार कहा गया है। वे काले घुंघराले बालों की तरह एक दूसरे में ऐसे उलझे होते हैं कि उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे कवि अपनी प्रेरणा से जीवन से हताश लोगों में आशा का संचार करता है, ऐसे ही बादल सूखी धरती को हरा भरा बनाकर उसमें प्राणों का संचार करते हैं। बादल किस दिशा से आते हैं किसी को नहीं पता चलता और देखते ही देखते सघनता के साथ पूरे आसमान पर छा जाते हैं। अतः कवि ने उनके लिए जिन जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वे उन सभी के सर्वथा अनुकूल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन और विकल कौन हैं और क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि उन और विकल बादल हैं। सारा संसार भयंकर गर्मी से परेशान है तथा जीव जंतु आदि बेचैन हो रहे हैं। प्राणियों की ये दयनीय दशा बादलों से देखी नहीं जा रही। यही कारण है कि बादलों का मन कहीं नहीं टिक रहा है, इसलिए वे उन और विकल यानी कि व्याकुल हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत छवि उर्में पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का अर्थ यह है कि बादलों के हृदय में बिजली की जो रेखा है मानो वह मनुष्य को नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है। बादल इसी शक्ति का प्रयोग विप्लव एवं परिवर्तन लाने के लिए किया करता है, जिससे संपूर्ण जगत में नई स्फूर्ति एवं चेतना का संचार होता है। आशा है मुझे आपको ये दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।